गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, पेज नंबर 118, चैप्टर नंबर 9। पेज नंबर 118, चैप्टर नंबर 9, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, its velocity changes. That is the object get an acceleration. देखिए हमारा जो फर्स्ट लॉ था वो क्या इंडिकेट करता था, when an unbalanced external force act on an object, its velocity change. That is the object get an acceleration. देखिए जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लगता है, एक्सटर्नल फोर्स भी कैसा है, अनबैलेंस है, तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। वेलोसिटी चेंज होने से वो ऑब्जेक्ट में गेट एक्सेलरेशन आ जाता है। मतलब अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में अनबैलेंस कर रहा है, वो भी एक्सटर्नल फोर्स, तो उस ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज होने से उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेट होने लगेगा वो ऑब्जेक्ट। अब वी शुड नो लाइक टू स्टडी हाउ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द फोर्स अप्लाइड टू इट एंड हाउ वी मेजर द फोर्स। Let us recount some observations from our everyday life. During the game of table tennis, if the ball hits a player, it does not hurt him. On the other hand, when a fast-moving cricket ball hits the spectator, it may hurt him. A truck at rest does not require any attention when parked along a roadside, but a moving truck, even at speed as low as 5 meters per second, may kill a person standing in its path. A small mass such as bullet may kill a person when fired from a gun. These observations suggest that the impact produced by the object depend on their mass and velocity. Similarly, if an object is to be accelerated, we know that a greater force is required to give a greater velocity. In other words, there appears to exist some quantity of importance that combine the object mass and its velocity. One such property called momentum was introduced by the Newton. The momentum P of an object is defined as the product of its mass m and velocity v, that is P is equal to mv, then P is equal to momentum. अब देखिए जो हमारा फर्स्ट लॉ था न्यूटन का, वो क्या था, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट होता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। वेलोसिटी चेंज होने से वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है। अब एक्सेलरेट करने के लिए मतलब फोर्स चाहिए ही चाहिए, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब अपनी लाइफ में देखते हैं कि हमारी इस लाइफ में फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सब का क्या यूज है। अब देखिए जब टेबल टेनिस की बॉल होती है, बॉल हिट अ प्लेयर, अगर किसी प्लेयर को हिट कर देती है, टेबल टेनिस की बॉल स्मॉल होती है, तो किसी प्लेयर को हिट करती है तो प्लेयर इंजर्ड नहीं होता। बट यही अगर क्रिकेट की बॉल किसी प्लेयर को हिट कर देती है, या जो बाहर स्टेडियम में उनके पब्लिक होती है देखने वाली, ठीक है, ऑडियंस होती हैं, तो अगर उनको हिट कर दे तो वो इंजर्ड हो सकते हैं। जबकि बॉल तो दोनों थी, कभी कभी किल भी हो सकते हैं लोग। कई बार अगर बहुत ज़्यादा अगर हेड पे उनकी इंजरी हो जाए, उनकी डेथ भी हो सकती है। इसी तरह अगर एक ट्रक है, एक ट्रक रेस्ट में है, ठीक है, पार्क किया हुआ है रोड साइड में, तो वो क्या होगा, A truck at rest does not require any attention when parked along a roadside. उसको कोई अटेंशन नहीं देगा क्योंकि वो किसी को किल नहीं कर सकता जब वो रेस्ट पोजीशन। लेकिन अगर बहुत ही स्लो
बिल्कुल स्लो स्पीड पे चल रहा है, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तब भी वो अगर चल रहा है तो वो एक इंसान को, एक ह्यूमन को किल करने की कैपेसिटी रखता है। अगर उसके पाथ में वो इंसान आ गया तो वो उसको किल कर सकता है। जबकि स्पीड कितनी थी उसकी, 5 मीटर पर सेकेंड, बहुत स्लो चल रहा था वो ट्रक, लेकिन फिर भी वो एक ह्यूमन को, एक मैन को किल करने की कैपेसिटी रखता है अगर उसके पाथ में वो आ गया। जबकि एक ट्रक उसी मास का खड़ा हुआ है, रेस्ट पोजीशन में है, तो उससे हमें कोई डेंजर नहीं है। ऐसे ही एक छोटी सी गन के अंदर क्या होती है, बुलेट्स होती है। बुलेट्स बहुत स्मॉल होती है, लेकिन जब बुलेट से फायर होता है तो वो एक ह्यूमन की डेथ करा सकती है, उसको किल कर सकती है। ठीक है, these observations suggest that the impact produced by the object depend on their mass and velocity। तो फोर्स का क्या इम्पैक्ट होगा इस ऑब्जर्वेशन से, इम्पैक्ट मतलब क्या प्रभाव होगा, क्या इम्पैक्ट आएगा, ये उसके मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। उस ऑब्जेक्ट की मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि वो क्या इम्पैक्ट डाल रहा है सामने वाले ऑब्जेक्ट पे। अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट है, ठीक है, अ ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गिव अ ग्रेट वेलोसिटी। इन अदर वर्ड द अपीयर टू एग्जिट सम क्वांटिटी। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कर सकते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हुआ, अब एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, फोर्स। मतलब जब फोर्स ज़्यादा होगा, मोर फोर्स मोर वेलोसिटी में चेंज, मोर वेलोसिटी में चेंज मतलब मोर एक्सेलरेशन। अब अगर हम यहाँ पर एक दूसरी चीज़ देखें कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गिव अ ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गिव अ ग्रेटर। अगर ज़्यादा फोर्स है तो ज़्यादा वेलोसिटी देगा, ज़्यादा वेलोसिटी देगा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा आएगा। इस प्रकार हम एक नया वर्ड आ जाएगा हमारे यहाँ पर, मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या है, सम क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेंस दैट कंबाइन द ऑब्जेक्ट मास एंड इट्स वेलोसिटी। जब मास और वेलोसिटी को कंबाइन करके उसका इम्पैक्ट देखा जाए, दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम। इसको न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया था। तो अब मोमेंटम क्या है, मोमेंटम स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। अब देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा कि फोर्स से वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज होने से वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एक्सेलरेट हो गया। तो मतलब ग्रेटर फोर्स, ग्रेटर वेलोसिटी एंड ग्रेटर एक्सेलरेशन। अब उन्होंने कहा अगर इसको मास से रिलेट कर दिया जाए वेलोसिटी को, तो मास एंड वेलोसिटी को जब कंबाइन कर दिया गया तो मोमेंटम बना। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया P इक्वल टू एम वी। P इक्वल टू एम वी, एम यहाँ मास है एंड V इक्वल टू वेलोसिटी। मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मोमेंटम के पास डायरेक्शन भी है एंड मैग्नीट्यूड भी है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर। देखिए क्यों, क्योंकि मास की यूनिट क्या हुई, किलोग्राम, और वेलोसिटी की हुई मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। Since the application of unbalanced force bring a change in the velocity of an object, it is therefore clear that a force also produce a change of momentum। अब देखिए हम यहाँ बता रहे हैं, अगर किसी चीज़ पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा तो क्या होगा, उसमें एक मोमेंटम भी चेंज होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी और मोमेंटम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे को इफेक्ट डाल रहे हैं, वो भी सीधा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। P और V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इसीलिए P अगर V बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा, और अगर V घटेगा तो P भी घटेगा। अगर V इंक्रीज होगा तो P भी इंक्रीज होगा, और अगर V डिक्रीज होगा तो P भी डिक्रीज होगा। ठीक, तो अगर फोर्स या वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हमारा मोमेंटम भी चेंज होगा। अब हम एक सिचुएशन देखते हैं, सिचुएशन इन विच अ कार
with a dead battery is to be pushed along a straight road to give it a speed of 1 meter per second, which is sufficient to start its engine. If one or two person give a certain push, unbalanced force to it, it hardly starts. But a continuous push over some time result in a gradual acceleration of the car to this speed. The mean that the change of momentum of the car is not only determined by the magnitude of the force, that also be the time during which the force is exerted. It may then also be concluded that the force necessary to the change the momentum of an object depend on the time rate of which the momentum is changed. अब देखिए हमने एक वो देखते हैं कि अगर एक कार स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है, उसकी बैटरी डेड है, तो उसकी स्पीड उस समय 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वो इनफ नहीं है इंजन को, ठीक है, विच इज सफिशिएंट टू स्टार्ट इट्स इंजन। उसको सिर्फ कितना चाहिए, 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड की चाहिए उसके इंजन को स्टार्ट करने की। अब 2 पर्सन है जो उसको पुश कर रहे हैं फोर्स से, उसमें अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो 2 लोग जब पहले पुश कर रहे थे तो नहीं कार थोड़ी देर स्टार्ट हुई, उसके बाद थोड़ी देर तक टाइम तक जब वो उसको पुश करते रहे तो कार स्टार्ट हो गई, कार का इंजन। अब तो मतलब यहाँ पर हमने फोर्स तो सेम ही लगा रहे थे पर टाइम पे भी डिपेंड हुआ। थोड़ी देर तक अगर हमने वही फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट किया तो थोड़ी देर बाद क्या हुई, हमारी कार स्टार्ट हो गई। मतलब सिर्फ फोर्स पे ही नहीं एक्सर्ट करने का, सिर्फ मोमेंटम हमारे फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है बल्कि टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है कि वो टाइम कितनी देर तक मोमेंटम को चेंज करने में कितना टाइम लग रहा है, ये भी डिपेंड करेगा। तो मोमेंटम में 2 चीज़ें डिपेंड करेंगी, फोर्स एंड टाइम। टाइम क्या है, कितनी देर तक वो फोर्स लगाएंगे तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाए। देन द सेकेंड लॉ इज of motion state that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force। मतलब सेकेंड लॉ है कि जो मोमेंटम है, चेंज ऑफ मोमेंटम एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम है वो प्रोपोर्शनल होगा उस ऑब्जेक्ट पे जितना हमने फोर्स अप्लाइड किया है, वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स के ही डायरेक्शन में। हमने जितना भी अनबैलेंस फोर्स लगाया है तो उससे चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के प्रोपोर्शनल टू होगा। मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल टू होगा, फोर्स के। और यहाँ पर टाइम भी डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर